नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस जो कि रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफार्म की बुक है, रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 120 तक यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, वहाँ पर आपको इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर 61। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 9। ठीक है, खो खो के खेल में जो है प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद आप लोग कुछ और याद कर लीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर कर पूछे आते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो के लिए होते हैं सिर्फ कितने? 4। ठीक है, पोलो के लिए कितने होते हैं? 4। और अगर आपसे कहा जाए वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बताएंगे 7। ठीक है, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। और सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं, और ये होते हैं रग्बी फुटबॉल में। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 खिलाड़ी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? योगा डे की बात की गई है, तो कब मनाते हैं? 21 जून को। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है राइट आंसर बनेगा, 21 जून को मनाते हैं योगा डे। इसके बाद आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 63। लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर की अगर हम बात करेंगे तो थे जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। ठीक है, आप सभी को याद हो गया होगा। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है ये अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। ओके, समझ गए आप लोग यहाँ पर बात को? ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 64। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी? जोनास साल्क। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, जोनास साल्क ने की थी पोलियो के टीके की खोज। और ठीक है, इतनी बात तो आप लोग समझे होंगे सबसे पहले। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर है अगला 65 नंबर आपका यहाँ पर है कि जो अनोखा है वह मालूम करें। मंदिर, ईंट, महल, घर, इनमें से जो अनोखा का मतलब यहाँ पता क्या है? अलग कौन सा है? मतलब जो इसमें भिन्न है, जो अलग है, उसको आपको बताना है। मंदिर, ईंट, महल, घर, इनमें से कौन सा अलग है? तो इनमें से ईंट जो है, ईंट ये अलग है, क्योंकि ईंट से ही मंदिर बनता है, और ईंट से ही घर बनता है, और ईंट से ही महल बनता है। ओके, अगला देखिएगा, 65 नंबर है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ओके, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। उसके बाद हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध जो हैं इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको कि गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था बोध गया में, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, ठीक है, इतनी बात काफ़ी है हमारे लिए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। अगला देखिए प्रश्न,
इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? दूसरा, पहला नहीं कहा गया आपसे। पहला अगर पूछा जाता तो आप कहते हाइड्रोजन, जो इससे पहले की वीडियो थी मैंने आपको वहाँ पर बताया था। ठीक है, पहला अगर पूछा है तो आपका होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर लेकिन पूछा गया आपसे दूसरा, तो ये होगा हीलियम। ठीक है, दूसरा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो हीलियम है। पहला कौन सा है? हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। ओके, दोनों बातों में आपको ध्यान है। ठीक है, किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? किसने की थी? फ्रांस ने। तो आप याद रखेंगे, फ्रांस ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। उसके बाद आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर 69 यहाँ पर देखिएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली, आपसे कहा गया है कि पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ठीक है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कौन थी? कमलजीत संधू। क्या नाम है? कमलजीत संधू। तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एशियाई खेलों का आरंभ जो है कब से हुआ है, तो प्रारंभ इसका हुआ है 1951 से। कहाँ से, कब से हुआ है? 1951 से एशियाई खेलों का प्रारंभ हुआ है। और सबसे पहले, ठीक है, ये जो प्रारंभ हुआ था ना, प्रथम एशियाई खेल, तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आप बताएंगे नई दिल्ली से। कहाँ से? नई दिल्ली से। तो ओके, आप लोग इतनी बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है पीटी ऊषा, तो पीटी ऊषा को हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं गोल्डन गर्ल। क्या कहते हैं इनका नाम? गोल्डन गर्ल। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसको देखिएगा, 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसके बाद इनको नोबेल दिया गया था, तो किसके लिए दिया गया था? तो इनकी एक पुस्तक थी। पुस्तक का नाम बताइए। तो पुस्तक का नाम है गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि जो पुस्तक इनकी है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, अगर पेपर में ऐसे ना आता है और दूसरे तरीके से आता है कि पहले एशियाई व्यक्ति, ठीक है, एशिया महाद्वीप में रहने वाले पहले व्यक्ति जिनको नोबेल मिला, तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब आप आराम से इसका आंसर दे देंगे। मैं कोई भी बात को इसके साथ साथ में, मैं इसका आंसर बताने के साथ साथ आपको कुछ और बातें बता रहा हूँ, ताकि आप, और ये यहाँ पर जो है उत्तर में इससे ज़्यादा बातें भी हैं, लेकिन अगर मैं उन सबको बताऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इनमें से फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं बचेगा। ठीक है, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ इम्पॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम लायक है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बातों को सुनते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा 71 नंबर की, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, PSLV से क्या अभिप्राय है? मतलब PSLV जो है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आप देखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली एक व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV। ठीक है, और एक होता है GSLV, एक होता है PSLV, एक होता है GSLV।
अगर रॉकेट लॉन्च करने ढेर सारे तो PSLV का यूज होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है लगभग, मुझे कंफर्म नहीं है पूरा, ठीक है। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए होता है सिस्टम। और एक होता है GSLV, जिसको हम लोग कहते हैं जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पर है 73 नंबर में कि राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बताइएगा। तो राइटर्स एक समाचार एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, UK में है, यूनाइटेड किंगडम में है। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है ये UK में है, ठीक है। और समाचार की बात हो गई तो यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बात को समझिएगा कि भारत में सबसे पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था। तो भारत का पहला मतलब फर्स्ट जो इंडिया का समाचार पत्र था तो वो था आपका बंगाल गजट। कौन सा था, बंगाल गजट। और बंगाल गजट ये इसके लेखक की अगर हम बात करें, ठीक है, बंगाल गजट जो है किसने निकाला था, तो जेम्स हिक्की ने। आपने जेम्स हिक्की का नाम सुना होगा, जेम्स अगस्टम हिक्की। तो उन्होंने भारत के सर्वप्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। ओके, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर आप लोग प्रश्न को देख सकते हैं, ठीक है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी होगा, ठीक है, पॉड। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं हम लोग हैं, पॉड कहते हैं। और डॉल्फिन क्या है, राष्ट्रीय जलीय पशु इसको घोषित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय पशु मतलब जल में रहने वाला, तो डॉल्फिन है, आप सभी को पता होगा। और डॉल्फिन कौन सी नदी में पाई जाती है, गंगा नदी में सबसे ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर जो क्या नाम इसका है, डॉल्फिन जो है ये गंगा नदी में ही पाई जाती है। और इसके समूह को क्या कहते हैं, पॉड। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं RRB NTPC स्टेज 1 28/3/2016 शिफ्ट हेड का ये जो पेपर है, ठीक है, ये आपको दे रखा है यहाँ पर। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर 75 नंबर है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर। 75 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कोशिका, सेल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कोशिका जो है ये जीवन की मूल इकाई है, मूलभूत। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। क्या कहते हैं, CYTOLOGY। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ओके। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ओके, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है, कोशिका की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे कहा जाए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, तो कोशिका सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन क्या था, स्लाइडेन, ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोशिका सिद्धांत खोजी थी, ठीक है, कोशिका सिद्धांत। तो आप इनका नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेन स्वान ने। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है, तो बताइएगा फटाफट से। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, चिकनी मिट्टी। न्यूनतम छिद्रयुक्त कौन सा है, चिकनी मिट्टी। पेपर में अगर आता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, तो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं मृदा विज्ञान। क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान, ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, जो कपास की खेती के लिए होती है, तो कपास की खेती के लिए होती है काली मिट्टी। बात को सुनिएगा, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी। और चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी, चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न देखिएगा, 2015 में मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीती थी,
2015 में मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता था? तो 2015 की यहाँ पर बात की गई है, तो पिया वुर्ज़बैक, ठीक है, पिया वुर्ज़बैक, ठीक है। तो इन्होंने जो है 2015 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 78, ठीक है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य के एक अन्य नाम की बात की गई है यहाँ पर, तो क्या नाम था? विष्णुगुप्त। क्या नाम था चाणक्य का एक अन्य नाम? विष्णुगुप्त। एक और नाम था, कौन सा था? कौटिल्य। सुनते रहिएगा आप लोग, चाणक्य का नाम क्या क्या था? एक तो चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त, और एक तो चाणक्य का नाम था कौटिल्य। चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 79 नंबर है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अब अगर आपसे कहा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, वो तो आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय ने। कब की थी, मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब की गई थी? तो आप याद करेंगे 1828 ईस्वी में। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। इसके बाद कुछ और समाज थे, जैसे कि आर्य समाज हुआ, सत्यशोधक समाज हुआ, तो उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पर है। आर्य समाज तो आपको पता होगा, आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके बाद में एक था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। इसको याद करने का तरीका भी एक है कि प्रार्थना, प्रार्थना आप अपने दिल से प्रार्थना करते हैं ना, अपनी आत्मा से। ऐसे मान लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, तो प्रार्थना तो दिल से की जाती है, तो आत्मा आप मान लेंगे, तो आप यहाँ पर याद हो जाएगा आपको कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने की थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है, तो कौन सी नदी है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है, क्या है? कृष्णा नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। समझ गए आप लोग यहाँ पर? कृष्णा नदी जो है ये पश्चिमी घाट से निकलती है। और इसके बाद आगे देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकी नाथ बोस। कौन थे? जानकी नाथ बोस थे। और इन्होंने आज़ाद हिंद की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, आपको पता होगा 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सिंगापुर में की थी। कहाँ पर की थी? सिंगापुर में की थी। इसके बाद आपको एक बात और पता होगी कि सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ओके, इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद में प्रश्न नंबर 82 है आपके लिए। 82 में है कि निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुचरण सिंह ने प्राप्त किया। गुरुचरण सिंह ने प्राप्त किया था। अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से, किस क्षेत्र में मिलता है, तो देखिए मुक्केबाजी है, तो मुक्केबाजी का मतलब खेल, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1985 से। याद कर लीजिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1985 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसके अलावा इसमें जो है 5 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है।
5 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? उत्कृष्ट धातु कौन सी है? तो चांदी है। याद करेंगे कौन सी है? चांदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? चांदी। और इसके अलावा भी आप देखेंगे कौन कौन सी हैं, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर, मरकरी। कौन कौन सी? गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर का मतलब वही चांदी और मरकरी, ये हैं उत्कृष्ट उत्कृष्ट धातुएं। ठीक है। सबसे भारी धातु, प्रश्न देखिएगा, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी अगर धातु की हम बात करेंगे तो उसका नाम क्या है? ओस्मियम। क्या नाम है? ओस्मियम। याद कर लीजिएगा, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। देखिए मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। सबसे कठोर धातु अगर पूछी जाए, सबसे कठोर धातु तो कौन सी होगी? सबसे अगर कठोर धातु आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे प्लेटिनम। कौन सी? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता? देखिए ऑस्कर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है पहली बात तो, और 2015 में एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए किसने अवार्ड जीता था? तो ये था बिग हीरो ने। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन आपके लिए पुराना हो चुका है तो छोड़ दीजिए उसको। आगे देखिए, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का था। कहाँ का था? टाइटैनिक कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का था। आगे देखिएगा, मारियाना ट्रेंच मतलब मैरियाना जो गर्त आपका है ना, ये किस महासागर में है? तो किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। मैरियाना जो ट्रेंच आपका है ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सुंडा, कौन सा? सुंडा गर्त जो आपका है ये कहाँ पर है? तो सुंडा गर्त आपका है हिंद महासागर में। ठीक है, सुंडा गर्त कहाँ पर है? हिंद महासागर में। मारियाना ट्रेंच कहाँ पर है? ये है प्रशांत महासागर में। बातों को सुनिएगा, सुंडा गर्त कहाँ पर है? हिंद महासागर में। इसके बाद में 2 बातें हो गई आपकी ना, अगली बात सुन लीजिएगा। पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के बीच में है। पनामा, तो पनामा जो नहर है ना ये किन किन के बीच में है? तो एक तरफ है प्रशांत महासागर और एक तरफ है कैरेबियन सागर। प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर महासागर के बीच में है पनामा नहर। ठीक है, अगला देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। कहाँ पर होती है? कान में। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है, कान में है। इसके बाद हड्डियों का अध्ययन, बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हड्डियों के अध्ययन कहते हैं ऑस्ट्रियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियोलॉजी। ठीक है, याद करिएगा, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियोलॉजी। ठीक है, अब हड्डियों में जब कमजोरी आती है तो कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। मानव शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। बच्चे की बात की जाए तो बाल्यावस्था में 208 हड्डियां होती हैं, बाल्यावस्था में। ठीक है, और वैसे मानव के अंदर 206 होती हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव शरीर के, देखिए यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी थी, अब आपसे कहा जाए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की, बड़ी कौन सी है? तो बड़ी हड्डी है फीमर। ठीक है,
सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? फीमर हड्डी है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। ओके, फीमर हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी है और स्टेपीज सबसे छोटी है। स्टेपीज कान में पाई जाती है, फीमर जांघ की हड्डी होती है। आगे देखिए, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? जो पीछे की ओर उड़ता है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम आपका हो जाएगा हमिंग बर्ड। क्या हो जाएगा? हमिंग बर्ड, जो कि पीछे की ओर उड़ता है। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो आप सभी जानते होंगे कि शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग जो है ये सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। और सबसे छोटा पक्षी अगर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका हमिंग बर्ड। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी आपका हो जाएगा हमिंग बर्ड, और सबसे बड़ा पक्षी अगर पूछा जाए तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग। चलिए ठीक है, आगे हम लोग इसके बाद देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग यहाँ पर, प्रश्न नंबर 89। तो 89 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसका जो है रंग होता है खून का रंग नीला। तो आप याद करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता कि लाल होता है तो ये प्रश्न ही नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ तो अंतर होगा ना यहाँ पर। तो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो आप क्या बताएंगे? नीला होता है, और नीला होता है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद 90 नंबर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो कौन सा शहर है? सिडनी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, अब संस्थान की अगर हम बात कर लें थोड़ी सी, तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर संस्थान के यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आप देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि दलहन दलहन कहा जाए और दलहन के साथ साथ आपसे चीनी कहा जाए, देखिए बात को समझ लीजिएगा, तो इनका संस्थान आपका है कानपुर में। अब प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान। तो दाल चीनी दोनों का संस्थान जो है कानपुर में है। क्या मैंने आपको बताया? दाल चीनी से आप इसको याद कर सकते हैं कि दाल चीनी का कहाँ पर है संस्थान? तो आप क्या बताएंगे? कानपुर में है। चमड़ा कहाँ पर है? चमड़ा का संस्थान है चेन्नई में। ठीक है, दाल चीनी का कानपुर में है, चमड़ा का कहाँ पर है? चमड़ा का चेन्नई में है। ठीक है, और जितने भी खोज वाले हैं, जितने भी खोज के संस्थान हैं, जैसे कि आपसे कहा गया भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय अनुसंधान संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान, तो सभी ये होंगे बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पर है? बेंगलुरु में ये सभी आपके यहाँ पर बन जाएंगे। इसके बाद आप आगे यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आप लोग, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 92 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है? ओलंपिक खेल में से कौन सा खेल हटा दिया गया है? तो ऑप्शन आपका बन जाएगा सी वाला, बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल जो है ओलंपिक में से हटा दिया गया, पहली बात तो ये है। अब अगर आपसे कहा जाए ओलंपिक खेल जो हैं ये कब से शुरू हुए, तो ओलंपिक जो हैं ये शुरू हुए हैं 1896 से। 1896 से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। ओके, ठीक है, और इसके बाद आगे देखिएगा 93 नंबर, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का अर्थ क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन वी। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक आपको और पता होगा WAN, ये आपका होता है वाइड। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क।
LAN क्या होता है? LAN, ये LAN जो है आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। दोनों इम्पॉर्टेंट। ओके। 94। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? किसने तैयार की थी? वर्जीलेस ने। जो हम लोग रासायनिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, इसकी विधि जो है ये किसने स्टार्ट की थी? वर्जीलेस ने। ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं जॉन डाल्टन का। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने परमाणु की खोज की थी। ठीक है। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। लुई पास्चर, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। तो आप याद रखेंगे इसको। ओके। ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र तो ये होता है सूर्य के द्वारा संचालित। सूर्य के द्वारा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। आगे देखिए, ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ONGC का मुख्यालय है देहरादून में। ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है देहरादून में। इसके बाद 97 नंबर देखिए, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? रॉबर्ट गालब्रेथ को किस नाम से जानते हैं? JK रॉलिंग के नाम से। JK रॉलिंग के नाम से। आगे देखिएगा यहाँ पर 98 नंबर है आपका कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस कप बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ओके। आगे देखिए, इसके बाद आप देखेंगे सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है परमाणु संलयन से। किससे होती है? परमाणु संलयन से होती है। ठीक है। जो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बस वही बता रहा हूँ। ठीक है। आगे देखिएगा, जहाँ पर जिसके साथ कुछ मैं आपको मतलब फैक्ट वगैरह बताऊँगा वो समझ लीजिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर ना बताऊँ तो उसमें छोड़ दीजिएगा उसको। ठीक है। आगे देखते रहिए, ऐसे ही आपको बताता रहूँगा लगातार। और जब तक आपकी ये क्लास चले तब तक अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो स्कोर आपका बहुत बेहतर जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? वास्तुकला की दृष्टि से कौन सा है? चंडीगढ़। ठीक है। चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो शहर है ना, इसके शिल्पकार का नाम अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल। कौन सा है? ब्लू व्हेल। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा स्तनधारी कौन सा है जिसके रक्त का सबसे ज़्यादा तापमान होता है? स्तनधारी ऐसा कौन सा है जिसके रक्त का तापमान सबसे ज़्यादा होता है? तो आप क्या बताएंगे? तो उसका नाम है बकरी। बकरी के रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। 102 देखिए, शब्द विषुव संवर्धित है। मतलब जो शब्द विषुव है तो विषुव का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 103, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो आपका राइट आंसर पता है क्या बनेगा? ऑप्शन ए, आर्थर ट्रांसले ने। किसने? आर्थर ट्रांसले ने। अगला देखिएगा, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? स्पेनिश। कौन सी है? स्पेनिश। अगला प्रश्न देखिएगा,
तो विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इसके बाद आपको ये तो पता है कि जो न्यूटन हैं तो इन्होंने क्या किया है, गति के 3 नियम बनाए हैं, आपको पता होगा। ठीक है, न्यूटन ने, तो वो हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और कौन कौन से हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा। तो इनपुट अगर डिवाइस की हम लोग बात करें तो आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एक तो आपका, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ इनपुट डिवाइस आपके कौन कौन से हैं। कुछ हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 में हम लिख देते हैं, यहाँ पर हैं कीबोर्ड। ठीक है, एक तो आपका होगा कीबोर्ड, ये आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, ठीक है, स्कैनर, स्कैनर आपका है इनपुट डिवाइस। तीसरा आपका यहाँ पर वेब कैमरा जो होता है, ठीक है, ये होता है इनपुट डिवाइस। चौथा आपका जॉकी, मैं आपको नाम लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये होते हैं आपके इनपुट डिवाइस। कौन कौन से हैं? लाइट पेन भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर है, वेब कैमरा है, जॉकी, ये हैं इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग आउटपुट। आउटपुट के डिवाइस कौन कौन से हैं? तो आउटपुट में अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 में आपका आएगा मॉनिटर। ठीक है, नंबर 2 में आपका जाएगा स्पीकर, मॉनिटर है, स्पीकर है। नंबर 3 में आपका आएगा प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर वगैरह है। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके आउटपुट में, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका है TS ठाकुर। क्या लिखा हुआ यहाँ पर है? TS ठाकुर। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर चेंज हो गए हैं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर कोई टिक नहीं लगा रहा हूँ, इसको छोड़िएगा आप लोग। यहाँ पर इस वाले प्रश्न को आप यहाँ पर चेक करिएगा कि इस समय जो है भारत के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन हैं। फिलहाल थोड़ी सी बात हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे देखिए, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल है ब्राज़ील की मुद्रा। ठीक है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियाल, ब्राज़ील की मुद्रा है। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पर और देख लें तो चीन की मुद्रा क्या है? रेन मिनवी, जिसे युआन भी कहते हैं। चीन की मुद्रा क्या है? रेन मिनवी, युआन। और क्यूबा, क्यूबा की मुद्रा है पीसो। क्यूबा क्या है? पीसो। आगे देखिए, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, देखिए भौतिक परिवर्तन ऐसा होता है जैसे कि कोई एक चीज़ है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन गई और उससे फिर से वही चीज़ बन जाए। जैसे कि मोम को आप पिघलाएंगे तो मोम पिघलने के बाद आपका मोम बन जाएगा। और ठीक है, तो मतलब मोम को पिघलाया फिर से मोम बन गया। तो ये कंडीशन हुई भौतिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन, जैसे आपके पास कागज़ है, आपने कागज़ को जला दिया तो जलने के बाद जो राख बची है उससे दोबारा कागज़ नहीं बन पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका परिवर्तन हो गया रासायनिक। तो वही है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? जिसमें कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाए फिर दोबारा वो चीज़ ना बन पाए। तो आपका यहाँ पर होगा सी वाला, निष्क्रियपन, निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण। आगे देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन से थे ऐसे व्यक्ति? देविका रानी, जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया था। कब मिला था यह पुरस्कार? 1969 में मिला था, 1969
1969 में मिला था। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा 111 नंबर, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? किसको पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जानते थे हम लोग भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में। और इसके बाद में हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि समसपुर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये है रायबरेली उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? रायबरेली उत्तर प्रदेश में है समसपुर पक्षी अभयारण्य। मयानी पक्षी अभयारण्य ये महाराष्ट्र के सतार के पास है, महाराष्ट्र में है मयानी। सलीम अली आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और केवलादेव कहाँ पर है? तो केवलादेव जो है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। ठीक है, देखिए 112 नंबर, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? मतलब पानी और खनिज को जो है जड़ से लेकर पत्ती तक पहुंचा देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम। आगे देखिए इसके बाद, इनमें से कौन एक भारतीय वैज्ञानिक गणितज्ञ थे? गणितज्ञ पूछा गया। ठीक है, तो गणितज्ञ कौन थे? भास्कर। भास्कर एक गणितज्ञ थे। ठीक है, अब देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 29/3/2016 शिफ्ट 1। मतलब ये जितने एनटीपीसी के आपके एग्जाम हुए थे ना, उनके आए हुए प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट ना हो, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्री हरिकोटा से। श्री हरिकोटा से मंगलयान लॉन्च किया गया था। श्री हरिकोटा कहाँ पर है अगर आपसे कहा जाए तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कौन है? श्री हरिकोटा। और श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। श्री हरिकोटा जो है उसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद 115 में है कि जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किसके संबंधित हैं? मतलब किससे संबंधित हैं, यही होगा ना। फिर से देखिए, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ये हैं विकिपीडिया से संबंधित। ठीक है, विकिपीडिया से संबंधित हैं। और इसके बाद अगर हम बात यहाँ पर कर लें गूगल की, तो अगर गूगल की बात करें तो गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। लैरी पेज, सर्गी ब्रिन, ये गूगल के संस्थापक। लैरी पेज, सर्गी ब्रिन। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन? जैन कॉम ब्रायन एक्टन। और फेसबुक के तो आपको पता होगा मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के संस्थापक। आगे देखिए, सेशेल्स द्वीप कहाँ है? तो सेशेल्स द्वीप कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में। सुंडा गर्त कहाँ पर है? हिंद महासागर में। और मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लेऑन में है। ठीक है, लेऑन। ठीक है, तो इंटरपोल का मुख्यालय तो आपको पता हो गया, इसका नाम पूरा है लेओन्स। ठीक है, और इसके बाद आगे देखिएगा, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में कुंचिकल जलप्रपात पाया जाता है। और इसके बाद में थोड़े से और जलप्रपात थे जो आप देख सकते हैं, जैसे कि एंजिल्स। तो एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला में। एंजिल कहाँ पर है? वेनेजुएला में, तो याद रखिएगा। ठीक है, एंजिल कहाँ पर है? वेनेजुएला में। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात याद करेंगे,
भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग, जोग जलप्रपात। ठीक है, ये भारत का जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। कहाँ पर है ये है शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? शरावती नदी पर है। और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जो शरावती नदी पर है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। 120 निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी है? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर भी आपको 60 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे।